हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एस्टेट में जो 30 नंबर की आपकी सीडीपी आती है उसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि कैसे आपका 30 नंबर में सीडीपी में जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि एस्टेट का टोटल क्वेश्चन कितना होता है, 150 मार्क्स टोटल आपसे पूछे जाते हैं ना। जो आपका एस्टेट का एग्ज़ाम होगा उसमें 150 मार्क्स आपसे पूछे जाएंगे। 150 में 100 नंबर आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, जैसे आपकी मैथ है, अगर साइंस से होंगे तो आपका मैथ होगा तो 100 नंबर का मैथ पूछा जाएगा। अगर आपका आर्ट है तो 100 नंबर, हिंदी है तो आपका हिंदी पूछा जाएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा 100 नंबर वो होगा आपका। 30 नंबर आपकी सीडीपी पूछी जाएगी। ठीक है, और 20 नंबर जो है वो आपका 20 नंबर में से आपका इसमें क्या रहेगा, जीके जीएस रहेगा, रीजनिंग रहेगी, मैथ रहेगी। ठीक है, साइंस, ईवीएस, यहाँ से सारे क्वेश्चन आपके 20 पूछे जाएंगे। तो ये जो है ये तो बहुत बड़ा लंबा इसका सिलेबस है। अभी आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, आप सीडीपी 30 नंबर यहाँ से उठाइए और आपका जो भी सब्जेक्ट है उसको पढ़िए। यहाँ से केवल आपको कितना लाना है, क्योंकि एस्टेट का जो एग्ज़ाम हो रहा है इसमें केवल आपको 75 नंबर ही लाना है। तो 75 नंबर आ जाएंगे। आप सब्जेक्ट जो है उसको पढ़िए और 30 नंबर जो सीडीपी है इसको पढ़िए। बाकी इसको भी आप पढ़िए अगर आपका तैयार है तो, क्योंकि इसको तैयार करने में इसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट है ना। जीके हो गया, जीएस हो गया, समझ ही रहे हो कितना जीके जीएस है, उसको पढ़ना पड़ेगा आपको। मैथ पढ़नी पड़ेगी, रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा ना, ईवीएस, साइंस, सब कुछ। वहाँ से आपका 20 नंबर आएगा। 30 नंबर यहाँ से केवल सीडीपी से आ जाएगा, क्योंकि सीडीपी भी अभी आपने अगर सीटेट का एग्ज़ाम दिया होगा तो सीडीपी आपने पढ़ा होगा। पेडागोजी से क्वेश्चन यहाँ भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 30 नंबर आपकी सीडीपी रहेगी और 100 नंबर जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वहाँ से रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया टोटल 150 मार्क्स जो आपका एस्टेट का एग्ज़ाम होगा। एस्टेट का एग्ज़ाम तो आपका मार्च में होने वाला था, हाँ मार्च में ही होने वाला था, बट मार्च में अब ये हो गया है क्योंकि बिहार में सरकार तो बदल गई है। तो जब सरकार बदल गई है तो चुनावी खेल है। तो अब क्योंकि जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा थी जिसके लिए आप एस्टेट का फॉर्म एग्ज़ाम देने जा रहे थे, एस्टेट के बाद आप उस शिक्षक भर्ती में बैठ पाओगे ना, टीजीटी और पीजीटी के लिए। तो टीजीटी का जो एग्ज़ाम आपका अगस्त में होने वाला था उसको ये कर दिए हैं कि अब मार्च में होगा। तो जब कितना मार्च, 1 महीना बचा हुआ है आपके पास। ठीक है, मार्च में आप 1 महीना बचा हुआ है। फरवरी में आप कितना तैयारी करोगे। तो इतना जल्दी एग्ज़ाम करवा ले रहे हैं और फिर कुछ भी नहीं पता है कि एस्टेट का रिजल्ट भी ये निकाल पाएंगे कि ना निकाल पाएँ। तो हो सकता है ये मार्च में एग्ज़ाम आपका एस्टेट का ना हो, फरवरी में ही करवा लें। फरवरी में करवाने के बाद लास्ट में उसके बाद जल्दी रिजल्ट अगर निकलवा देंगे तो, या हो सकता है एस्टेट अपेयरिंग वाले को बैठने दें ना, ये सब भी करवा सकते हैं। तो आप अभी आपका पहला, क्योंकि आपके पास एस्टेट है नहीं, जो बच्चे बीएड के हैं, जो डीएलएड के हैं, उनका सीटेट तो क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि सीटेट का रिजल्ट तो आ ही जाएगा ना। अभी पूरी फरवरी बची हुई है आपकी। और जो ये शिक्षक भर्ती की परीक्षा है इसका फॉर्म ये 15 फरवरी से करवाएंगे फॉर्म फिलिंग। तो जब तक इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ तो टाइम देंगे, तो सीटेट का रिजल्ट तो आ सकता है 15-20 फरवरी तक का आ जाएगा आपका सीटेट का। तो जो डीएलएड वाले बच्चे हैं उनके पास सीटेट होना चाहिए, लेकिन जो टीजीटी पीजीटी बीएड वाले बच्चे हैं उनके पास एस्टेट होना चाहिए। तो आप अभी पहले एस्टेट, अगर आपने नहीं दिया हुआ है तो पहले आप एस्टेट पढ़िए। एस्टेट का एग्ज़ाम हो सकता है फरवरी में करवा लें। तैयारी आप अपनी और तेज़ी से करिए ना, इसी वजह से ये बताया जा रहा है, क्योंकि आपने अपनी तैयारी अगस्त के हिसाब से कर रहे थे कि एग्ज़ाम आपका अगस्त में होगा, बट अगस्त में नहीं, ये मार्च में करवा रहे हैं। तो तैयारी आप अपनी तेज़ करिए। टाइम आप 10 घंटा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, हो सकता है सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, पढ़ाई करें, आप तेज़ी से पढ़ाई करें। ठीक है, तो जो 30 नंबर की आपकी सीडीपी पूछी जाएगी एस्टेट में उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये टोटल हमने 30 क्वेश्चन लिया हुआ है, इसमें 30 क्वेश्चन है टोटल। तो 30 क्वेश्चन देखेंगे कैसे आपका एस्टेट में पूछा जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। बहुत ईजी है, ज़्यादा मेहनत आपको इसमें नहीं करनी पड़ेगी, जितना आपको 20 नंबर में सब कुछ पढ़ना पड़ जाएगा ना। तो 30 नंबर ज़रूर पढ़िएगा, सीडीपी पढ़ के जाइएगा और अपना सब्जेक्ट देखिए। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है प्रभावी। देखिए हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जब तक आप आंसर जो है कर लिया करिए। ठीक है, उसके बाद मैच कराइए कि आपकी तैयारी कैसे है। प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए। प्रभावी अधिगम के लिए, ठीक है, हेतु मीन्स क्या होता है, के लिए। तो प्रभावी अधिगम के लिए, लर्निंग के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, असफलता का डर होना चाहिए। बच्चों को सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, सफलता के लिए इनाम, प्रतिस्पर्धा की भावना। देखिए आपको प्रतिस्पर्धा नहीं करवाना, कंपटीशन आपको नहीं करवाना। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका होगा नहीं। सफलता के लिए इनाम, ये भी नहीं होना चाहिए। असफलता का डर, ये प्रभावी अधिगम के लिए नहीं है निर्देश। ठीक है, जो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है यही आपका राइट आंसर होगा। इसको आपने पढ़ा होगा, किसने दिया था ये सिद्धांत,
वाइगोत्स्की ने बताया था ना, बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। ये प्रभावी अधिगम के लिए निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु होना चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। समझ आई बात। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कह रहा है देखिए, उद्देश्यों का वर्गीकरण शिक्षकों को किसके लिए प्रेरित करता है? उद्देश्यों का वर्गीकरण शिक्षकों को किसके लिए प्रेरित करता है? ऑप्शन नंबर 1 देखिए, कह रहा है शिक्षक और परीक्षण पर आधारित उद्देश्यों पर प्रयोग। शिक्षक नहीं रहेगा यहाँ, शिक्षण रहेगा, ठीक है। शिक्षण और परीक्षण पर आधारित उद्देश्यों पर प्रयोग। दूसरा कह रहा है उद्देश्यों को नज़रअंदाज करना। देखिए, नज़रअंदाज नहीं करना है आपको। सी ऑप्शन कह रहा है नई तकनीक का कार्यान्वयन। ये भी नहीं होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर होगा। उद्देश्यों का वर्गीकरण शिक्षकों को किसके लिए प्रेरित करता है? शिक्षण और परीक्षण पर आधारित उद्देश्यों पर प्रयोग, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगर आपकी पेडागोजी में समझ अच्छी है तो आप 30 नंबर में से 20 नंबर आसानी से ला सकते हो, अगर आपने CDP नहीं भी पढ़ी है तब भी, ठीक है। समझ के ऊपर आपको आंसर करना है। बच्चे के हित में बात जो होगी वही आपका आंसर, जैसे आप सीटेट में करते थे, बस उसमें थोड़ा इजी होता था। वो सीटेट का सिलेबस था, ये आपका एस्टेट का है। तीसरा ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है विकास के बारे में सही है। विकास आपने पढ़ा हुआ था, उसके बारे में सही है। कोर्स या पाठ्यक्रम विकसित करने से पहले अनुदेशात्मक उद्देश्यों को विकसित किया जाना चाहिए। बात तो ठीक है ना, कहीं गलत नहीं है। सेकंड क्या कह रहा है, छात्रों को एक पाठ पढ़ाए जाने से पहले निर्देश परक उद्देश्यों को विकसित किया जाना चाहिए। ये भी बात ठीक ही है, गलत नहीं है। सी कह रहा है संपर्क करने के लिए निर्देश परक उद्देश्यों को विकसित किया जाना चाहिए। ये बात भी ठीक है, उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोई निगेटिव बात नहीं थी। ये सारे ऑप्शन आपके सही हैं। देखिए, इसमें जो है एस्टेट में आपको ज़्यादा ऑप्शन कौन से मिलेंगे? उपयुक्त सभी मिलेंगे, एक ऑप्शन ज़रूर मिलेगा आपको, और इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। ये बहुत कंफ्यूज करते हैं बिहार वाले एग्जाम में, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है यदि शिक्षक को निर्देशात्मक सामग्रियों के आयोजन से पहले छात्रों की क्षमताओं और कमजोरी के बारे में जानना है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए अगर कमजोरी के बारे में जानना है, ठीक है। क्षमताओं और कमजोरियों के बारे में अगर जानना है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सारांशित मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन, अंतरिम मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन। बहुत सारे बच्चे जिनको जो नहीं पढ़े होंगे वो डी ऑप्शन राइट आंसर लगा देंगे समझ के हिसाब से, बट डी ऑप्शन आपका राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है। बताइए कौन सा होगा? आपने पढ़ा होगा मूल्यांकन, एक होता है निदानात्मक मूल्यांकन और एक होता है क्या? उपचारात्मक मूल्यांकन, ठीक है। तो निदानात्मक में क्या होता है? निदान, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपने सीटेट में भी इसको पढ़ा हुआ है, कोई नया सिलेबस नहीं है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या तुरंत आपको दवाई थोड़ी ना देता है। पहले जाते हो, उसके पास बैठते हो, वो पूछता है कि आपको क्या हुआ है, सर में दर्द है कि पेट में दर्द है, बुखार है, क्या हुआ है, ठंड लग गई है, जुकाम हुआ है, कुछ तो पूछेगा तभी तो आपको दवाई देगा। ऐसे नहीं जाके बैठोगे बस दवाई दे देगा आपको, आप लेंगे भी नहीं। तो क्या पूछता है पहले? आपका क्या पूछता है? आपको क्या हुआ, उसके बाद ही दवा देता है ना। तो वो जो पूछता है उसके बारे में, वही क्या होता है? निदानात्मक मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन होता है। लेकिन जब उसका उपचार, जब अब उसको पता चल गया कि आपके सिर में दर्द है, तो उसी के हिसाब से क्या करता है? वो उसका उपचार करता है, दवा देता है। तो वो होता है उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है, जो बाद में करता है। जो कमजोरी के बारे में जब पता लगाया जाता है, पता लगाना क्या होता है आपका? नैदानिक मूल्यांकन होता है। लेकिन जब उसको दवा दे देगा वो क्या हो जाएगा? उपचारात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें कहा जा रहा था क्षमताओं और कमजोरी के बारे में जानना है, तो नैदानिक मूल्यांकन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित संज्ञानात्मक क्षेत्र के स्तरों में अपसारी चिंतन प्रक्रियाओं के लिए कौन कौन उत्तरदायी है? अपसारी चिंतन आपने पढ़ा होगा सीटेट में भी, और अभिसारी चिंतन भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो अभिसारी में क्या होता है, जिसका आंसर आप केवल एक, जैसे आपका अभी एस्टेट का ही एग्जाम है या सीटेट का एग्जाम है जिसमें MCQ बेस्ड होता है ना, फोर्थ ऑप्शन आपको मिल जाएगा, उसमें से एक ही ऑप्शन होगा, वो क्या होता है? अभिसारी चिंतन होता है। लेकिन अपसारी में क्या होता है? आप उसका आंसर कई तरीके से दे सकते हो, जैसे निबंधात्मक प्रश्न हो गए, लघु उत्तरीय प्रश्न, उसमें कई तरीके से आप आंसर दे सकते हो ना। लेकिन अभिसारी चिंतन में क्या होता है? MCQ टाइप का क्वेश्चन, जैसे भारत की राजधानी क्या है, देश की राजधानी क्या है ना,
भारत की राजधानी क्या है? उसका आंसर आप एक, जैसे महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, तो इसका आंसर केवल एक ही दोगे ना। ऐसा है ना कि हर बच्चे अलग अलग तरीके से आंसर देंगे, एक ही आंसर देंगे तभी सही होगा। तो वो क्या होता है, आपका अभिसारी चिंतन होता है। लेकिन जिसका आंसर आप कई तरीके से दे सकते हो, जैसे बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, तो उसका आंसर ज़रूरी नहीं है सब बच्चे एक ही तरीके से आंसर दें, अलग अलग तरीके से देंगे ना, तो वो आपका होता है अपसारी चिंतन। तो वही आपसे यहाँ पूछ रहा है, जब आपको अपसारी चिंतन पता होगा तभी आप आंसर कर पाओगे। संज्ञानात्मक क्षेत्र के स्तरों में अपसारी चिंतन प्रक्रियाओं के लिए कौन कौन उत्तरदायी है? ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ज्ञान, विश्लेषण और मूल्यांकन, बोध, विश्लेषण और मूल्यांकन। आंसर करें आप। इसका आंसर बी, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। इसमें अपसारी चिंतन के लिए ये सारे उत्तरदायी हैं, ठीक है। क्योंकि विश्लेषण आप कब करोगे, जब सारी जानकारी आपको पता होगी। विश्लेषण में क्या किया जाता है, संश्लेषण होता है सारी जानकारियों को इकट्ठा करना, लेकिन विश्लेषण में क्या होता है, अलग अलग करना ना। मूल्यांकन, इसमें ज्ञान बोध दिया है, ये नहीं होगा ज्ञान, इसमें ये नहीं होगा बोध। तो सेकंड ऑप्शन आपका ज़्यादा बेहतर है, सेकंड राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ब्लूम के वर्गीकरण में वह तरीका शामिल है जिसमें हम भावनाओं, मूल्यों, प्रशंसा, उत्साह और प्रेरणा जैसी चीज़ों से भावनात्मक रूप से निपटते हैं, उसे के रूप में जाना जाता है। देखिए, भावनात्मक रूप से निपटते हैं, इसमें कुछ ही नहीं करना था, बस भावनात्मक क्षेत्र होगा। फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा, इसमें कुछ नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ब्लूम से क्वेश्चन पूछा गया है। ब्लूम टैक्सोनॉमी आपने पढ़ी होगी, आपने, देखिए जरूरी नहीं है कि सीटेट में अगर आपने पढ़ा होगा या यूपी टेट में पढ़ा होगा, नहीं तो आप टीचिंग ट्रेनिंग वाले आपने डीएलएड में पढ़ा होगा, बीएड में पढ़ा होगा। ब्लूम टैक्सोनॉमी कह रहा है ब्लूम के वर्गीकरण के किस स्तर में लिखित, मौखिक या ग्राफिक सामग्री से व्याख्या करना, उदाहरण देना, सारांशित करना और अर्थ निकालना शामिल है। किसमें शामिल है ये ब्लूम के टैक्सोनॉमी, किसमें है ये? स्मरण में तो होगा नहीं, अनुप्रयोग भी नहीं है, गठन भी नहीं है, तो बचा कौन? बी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा, बोध। अगेन से देखिए, ब्लूम से क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ देखिए हमने फिगर भी लगाया हुआ है आपके लिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार शिक्षण के उच्चतम स्तर का प्रतिनिधित्व करता है? पूछा जा रहा है ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार शिक्षण के उच्चतम स्तर। उच्चतम स्तर इसमें कौन सा? इवैल्यूएशन है ना, मूल्यांकन। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बस इसमें कुछ नहीं करना था। इसको लाइन बाय लाइन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए पहले इसमें दिया हुआ है, ये नॉलेज है, कॉम्प्रिहेंशन है, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और क्या है? मूल्यांकन है। तो उच्चतम आपको बताना था, उच्चतम आपका मूल्यांकन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कह रहा है निर्देश शुरू करने से पहले एक शिक्षक को, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, उनके छात्रों के मौजूदा ज्ञान और उनकी पृष्ठभूमि के ज्ञान को जानना चाहिए। सेकंड कह रहा है बी, विद्यार्थियों के मस्तिष्क पर कार्य करने वाले पर्यावरणीय चरण से अवगत रहना चाहिए। बात तो सारी ठीक है ना, कोई निगेटिव नहीं है। सी कह रहा है अपने विद्यार्थियों की जिज्ञासा जगाने के लिए पर्याप्त सक्षम होना चाहिए। उपरोक्त सभी, देखिए इसमें आपको उपरोक्त सभी वाले ऑप्शन एस्टेट में ज़्यादा मिलेंगे, सीटेट में ऐसा नहीं था। उसमें 2 ऑप्शन आपको ऐसे मिलते थे कि दोनों सही लगेंगे, बट उसमें से एक ही आंसर आपको करना था, उसमें ये रहता है। बट एस्टेट में क्या है कि आपको उपरोक्त सभी, इनमें से कोई नहीं, ये सारे ऑप्शन आपको कंफ्यूज करेंगे। तो इसमें से डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। देखिए इसमें कोई भी निगेटिव बात नहीं है ना, तो सारा आपका सही हो जाएगा, ठीक है, गलत नहीं है कोई, सब सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी कह रहा था उसके छात्रों के, देखिए शिक्षक को क्या, शिक्षक को उसके मौजूदा ज्ञान का पता होना चाहिए, पृष्ठभूमि के ज्ञान का पता होना चाहिए ना, बात तो ठीक है। विद्यार्थियों के मस्तिष्क पर कार्य करने वाले जो पर्यावरणीय चरण है उससे भी अवगत होना चाहिए, ये बात भी ठीक है। अपने विद्यार्थियों की जिज्ञासा जगाने के लिए पर्याप्त सक्षम होना चाहिए शिक्षक को। तो सारे कथन जो है वो सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। चर्चा पद्धति का लक्ष्य है, चर्चा पद्धति का लक्ष्य है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है गलत उत्तरों का उपचार, आयोजन एवं रूपरेखा बनाना, कार्यों को एकजुट एवं एकीकृत करना, शिष्टाचार का अवलोकन। तो जो थर्ड ऑप्शन है सी, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसमें चर्चा जो होती है क्लास में, जो चर्चा होती है, पद्धति का लक्ष्य क्या है? कार्य को एकजुट करना एवं एकीकृत करना। ऐसा थोड़ी ना है गलत उत्तरों का उपचार करना, शिष्टाचार का अवलोकन। सी ऑप्शन आपको राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए।
निम्नलिखित में से किसके द्वारा परियोजना विधि को प्रतिपादित किया गया? ये आपको पता होना चाहिए, आपने इसको आपने टीचिंग वाले कोर्स में भी पढ़ा होगा। परियोजना विधि को प्रतिपादित किया गया था विलियम जेम्स किलपैट्रिक, जॉन डीवी, जॉन लॉक। देखिए इसका आंसर क्या होगा, किलपैट्रिक ने परियोजना विधि को प्रतिपादित किया था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से क्या खोज या अन्वेषण विधि की एक विशेषता नहीं है? खोज या अन्वेषण विधि की विशेषता नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं वर्ड लगा रखा है इसमें भी। ए ऑप्शन दिया हुआ है, प्रत्येक बालक को अपने लिए अब कुछ खोजने हेतु जिम्मेदार महसूस कराया जाता है। बात तो ठीक है ना, इसमें जिम्मेदार महसूस कराया जाता है, खोजने के लिए इसमें प्रोत्साहित किया जाता है बच्चों को ना, यही तो है खोज विधि आपकी। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा नहीं है, जो गलत होगा वही आपका सही होगा, क्योंकि पूछ ही गलत रहा है ना, क्योंकि विशेषता कौन सी नहीं है ये पूछ रहा है, तो ए आपका नहीं होगा, ये बात आपकी ठीक है। बी कह रहा है बच्चों को अपने अवलोकनों से अधिक प्रश्न पूछने दिए जाने चाहिए, ये भी बात ठीक है, ये तो है खोज विधि अन्वेषण विधि का हिस्सा, विशेषता है इसकी। सी कह रहा है छात्र अध्यापक से मार्गदर्शन की मांग नहीं कर सकते हैं। अच्छा, डी कह रहा है प्रत्येक बालक विभिन्न स्रोतों से समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, ये बात भी ठीक है, लेकिन जो सी ऑप्शन आपका दिया हुआ है यही गलत है, पूछा ही आपसे गलत था, इसलिए गलत वाला ही सही होगा ना, क्योंकि कह रहा था कि कौन सी विशेषता नहीं है, तो छात्र अध्यापक से मार्गदर्शन की मांग नहीं कर सकते हैं, ये बात गलत है, क्योंकि खोज विधि में क्या करता है, बच्चे खोज करते हैं ना, पूछताछ करके खोज विधि अन्वेषण विधि यही आपकी है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विधि आपको अपने आत्मसंदेह और नकारात्मक विचारों का सीधे सामना करने की अनुमति देकर आपके हाथ में सम्मान को उचित बनाने में मदद कर सकती है? ऑप्शन दिया हुआ है, खेल विधि, दर्पण विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कहा जा रहा है कौन सी विधि आपको अपने आत्मसंदेह और नकारात्मक विचारों का सीधे सामना करने की अनुमति देकर आपके हाथ नहीं रहेगा, यहाँ भाई हाथ नहीं, आपके आत्मसम्मान रहेगा। ठीक है, यहाँ जो हाथ लिखा है ये वर्ड नहीं रहेगा, आत्मसम्मान रहेगा। सामना करने की अनुमति देकर आपके आत्मसम्मान को उचित बनाने में मदद कर सकती है। तो इसमें देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे बच्चे, कह रहा है खेल विधि, दर्पण विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि। तो ये जो है ये दर्पण विधि है। ठीक है, इसमें कहा जा रहा था, देखिए विधि को अपने आत्मसंदेह और नकारात्मक विचारों का सीधे सामना करने की अनुमति देकर आपके आत्मसम्मान को उचित बनाने में मदद कर सकती है, दर्पण विधि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति शिक्षक केंद्रित है? शिक्षक केंद्रित कौन सी पद्धति है, विधि आपको बताना है। सहयोगात्मक शिक्षा, ये तो शिक्षक केंद्रित नहीं है आपकी। व्याख्यान, अवधारणात्मक मानचित्रण, ये भी नहीं है। प्रयोगों का संचालन, ये भी नहीं है। व्याख्यान विधि जो है ये आपका राइट आंसर होगा। ये क्या है, शिक्षक केंद्रित है ना, केवल शिक्षक क्या होता है इसमें व्याख्यान ही प्रस्तुत करता रहता है, केवल व्याख्या ही देता रहता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 क्वेश्चन आपके हो गए, बस 15 ही बचे हुए हैं। कहा जा रहा है विद्यार्थियों में विमर्श चिंतन कौशल सुसाधित करने के लिए अध्यापकों को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों में आपको चिंतन सुसाधित करना है, तो अध्यापकों को क्या करना चाहिए आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा स्व आकलन और स्वयं से प्रश्न करने को प्रोत्साहित करना। बात तो ये एकदम ठीक है। अब देखिए बी क्या कह रहा है, विद्यार्थियों को बिना समझ के सैंपट से विषय वस्तु नकल करके लिखने के लिए कहना। भाई नकल करने के लिए कहोगे, एकदम गलत बात है ये तो। अब देखिए सी कह रहा है उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों को उस तरह से ढालने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये बात आपकी गलत है। उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन। डी कह रहा है प्रत्यय स्मरण आधारित और कंठस्थीकरण आधारित अधिगम पर बल देना चाहिए। एकदम गलत बात है। रट्टा कंठस्थीकरण करना ये एकदम गलत बात है। फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा।
इसमें जो है जब बच्चा विद्यार्थियों द्वारा खुद का आकलन करेगा, खुद से क्वेश्चनिंग करेगा, तब क्या होगा, वो चिंतन कौशल को सुधारित करने के लिए बेहतर होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। केवल आपको समझ के ही आंसर देना है, इसमें कुछ रट्टा कोई थ्योरी नहीं पढ़नी है। पेडागोजी है क्या, यही है ना, बच्चों के हित में आपको देखना है कौन सा ऑप्शन है, वही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी। अर्थ निर्माण, फर्स्ट ऑप्शन है अन्वेषण और चर्चा, सूचना का प्रसारण, दंडात्मक उपायों का प्रयोग, समान और मानकीकृत परीक्षण। इसका आंसर फर्स्ट होगा, ए, अन्वेषण और चर्चा। इसमें बच्चों का अर्थ निर्माण को ये बढ़ावा देगी, बच्चा खोज करेगा, खुद से चर्चा करेगा, है ना। सूचना का प्रसारण ये नहीं है, दंडात्मक उपायों का प्रयोग ये भी नहीं होगा, समान और मानकीकृत बिल्कुल गलत बात है। फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, के माध्यम से अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता संभव है। किसमें जो है, कौन सी ऐसी विधि है जिसमें विद्यार्थियों की जो सहभागिता है वो संभव है। व्याख्यान विधि में तो केवल टीचर व्याख्या ही देता रहेगा, तो ये आपका नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक विधि ये भी नहीं है। प्रदर्शन विधि ये हो सकता है ना, क्योंकि और कोई है ही नहीं। तो प्रदर्शन विधि में जो है बच्चा, जो बालक होगा, विद्यार्थी, उसकी सहभागिता संभव हो पाएगी ना प्रदर्शन विधि में। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये आपका नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अब देखिए इसमें आपको IQ निकालना है। ये आपने पढ़ा होगा, यूपी टेट, सीटेट, टीचिंग में भी आपने पढ़ा होगा, DLED BEd में। कह रहा है एक 25 वर्ष का लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है, उसका IQ क्या होगा। IQ का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, IQ इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बताएं, हम नहीं बताएंगे इसका आंसर। क्या होता है, मानसिक आयु होता है अपॉन क्या होता है, मानसिक आयु अपॉन क्या होता है, ये मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु होती है। ठीक है, मानसिक अपॉन वास्तविक, ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा। अब इसी फार्मूले में हम रखेंगे मानसिक आयु कितनी है इसकी, 16 है, इसको हम काटेंगे। ठीक है, केवल रखेंगे डायरेक्ट फार्मूले पे। IQ, मानसिक आयु आपकी कितनी है 16, वास्तविक आयु कितनी है 25, इंटू में क्या होता है 100। ठीक है, इसको आप काटोगे, 25 चौके 100 होता है ना, 16 चौके 64, तो 64 ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। समझ में आई, कुछ करना नहीं था, केवल आपको डिवाइड करना था, काटना था। मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु इंटू 100 होता है, इसको आप काटोगे तो आपका 64 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है। फर्स्ट ऑप्शन है चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, बात तो ठीक है। सेकंड देखिए, कह रहा है प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना। देखो ये सारे जो वर्ड है आपको ध्यान रखना है, जो प्रतिस्पर्धा है एकदम निगेटिव है, तो ये बात आपकी गलत है। प्रतिस्पर्धा क्या होता है, कंपटीशन नहीं कराना बच्चों में, ठीक है, तो ये नहीं होगा। सी कह रहा है बहु परिप्रेक्ष्य को निरुत्साहित करना तथा एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रित होना, ये उल्टा दे रखा है। बहु परिप्रेक्ष्य को कह रहा है निरुत्साहित करना और एक आयामी को कह रहा है परिप्रेक्ष्य पर केंद्रित होना, तो ये बात गलत है। डी कह रहा है व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना, ये भी गलत बात है। फर्स्ट ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है आपका, यही राइट आंसर होगा, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 10 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं। कह रहा भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है। किसके लिए अनिवार्य शिक्षा है आपने पढ़ा होगा, आंसर बताइए। सभी छात्रों के लिए, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए, सभी छात्रों और प्रौढ़ों के लिए, सभी नागरिकों के लिए, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। क्या होगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। समावेशी शिक्षा, पृथक्करण, मुख्य धारा शिक्षण, एकीकृत शिक्षा।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? समावेशी शिक्षा की करता है ना। एनसीएफ हो गया, कोई भी एक्ट होगा, ये आपका बच्चे के हित में ही बात करेगा, पृथककरण थोड़ी ना करेगा, बच्चों को अलग अलग कर दो ये थोड़ी ना बोलेगा, तो इसलिए बी नहीं होगा आपका। मुख्य धारा शिक्षण ये भी नहीं होगा, एकीकृत शिक्षा ये भी नहीं होगा। बेहतर ऑप्शन आपका फर्स्ट है, समावेशी शिक्षा, जिसमें हर बच्चों को इंक्लूड किया जाएगा और बच्चे के अकॉर्डिंग शिक्षण रणनीति जो होगी उसकी अपनानी होगी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। अब एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन है ये वाला। इसमें भी देखिए, कह रहा है एक बालक दो वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है, उसका दाखिला एनसीएफ 2005 के आधार पर किस विद्यालय में होना चाहिए? देखिए, उसका दाखिला, जो बालक है उसको देखने में कुछ समस्या है, तो उसको जो है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग किस विद्यालय में जाना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है क्या? नियमित विद्यालय। फर्स्ट में कह रहा है नियमित विद्यालय, सेकंड में कह रहा है विशिष्ट विद्यालय, समावेशी विद्यालय, एकीकृत विद्यालय। अब ये दोनों तो होगा नहीं, अब इसी में से बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, बहुत सारे बच्चे डी लगा देंगे, पर डी नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर उससे बेहतर ऑप्शन आपका कौन सा है? थर्ड है, समावेशी विद्यालय, जिसमें हर बच्चों को इंक्लूड किया जाता है और हर बच्चे के जैसे इसको देखो देखने में समस्या है ना, इसको देखने में समस्या है तो इसको हम जैसे रेडियो के अकॉर्डिंग ऐसे बहुत सारे, जब देखने में समस्या है तो इसको सुनने में जो सामग्री होगी उसके लिए अवेलेबल कराएंगे, उसी के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाएंगे। तो समावेशी विद्यालय में यही होता है, इसमें हर बच्चों को इंक्लूड किया जाता है और बच्चे के अकॉर्डिंग जैसे जिसको ज़रूरत हो उसी के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 में अपनी समझ से प्राप्त की है मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005, ये आंसर इसका क्या होगा? रचनावाद होगा। ठीक है, मानवतावाद, व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। कह रहा है एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। जो बच्चे गलतियां करते हैं, कौन से ऑप्शन बताना है आपको किसके कारण महत्वपूर्ण होती हैं? बच्चों की गलतियां, बच्चों की गलतियां महत्वपूर्ण होती है ना। जैसे हमको पता होगा कि आप यहाँ गलती कर रहे हैं तो उसको आपको हम बताएंगे, जब हमको पता ही नहीं चलेगा आप गलती कहाँ करते हो तो हम समझाएंगे क्या आपको? तो गलतियाँ क्यों महत्वपूर्ण होती हैं ये आपको बताना है एनसीएफ 2005 के अनुसार। फर्स्ट ऑप्शन है, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसलिए गलतियाँ महत्वपूर्ण नहीं होती कि अनुत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण में जो है वर्गीकरण तो बिल्कुल गलत बात है। बी कह रहा है यदि अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। नहीं भाई, डांटने के लिए नहीं, बच्चों को डांटना नहीं है। सी कह रहा है यह बच्चे के परिवार के अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। डी कह रहा है एक कक्षा में कुछ बच्चे के हटाने के लिए एक आधा स्थान उपलब्ध कराती है। बच्चों को हटाना नहीं है भाई, आप हट जाओ बट बच्चों को नहीं हटाना है ऑप्शन में। तो बचा आपका सी ऑप्शन बचा हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। यह बच्चे के विचार के अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है ना, बच्चे के विचार के बारे में शिक्षक जानेगा तो उसी के अकॉर्डिंग उसको बताएगा, समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है? सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है? फर्स्ट ऑप्शन है याद करना, प्रत्यय स्मरण और सुनाना। याद करना हमने आपको बताया हुआ है, ये बिल्कुल गलत बात है। बी कह रहा है शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। भाई अनुकरण और नकल करना नहीं। सी कह रहा है जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। बिल्कुल ये सक्रिय बद्धता का अर्थ है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा ना। इसमें बच्चा क्वेश्चन को पूछेगा और वाद विवाद करेगा आपस में। शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना, नकल करने से सक्रिय बद्धता नहीं है इसका अर्थ। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में। निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में बच्चा निष्क्रिय होता नहीं है, सक्रिय वाला ऑप्शन ही आपका बेहतर होगा। देखिए बी ऑप्शन दिया भी है, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। प्रगतिशील शिक्षा को किस तरह से देखा जाता है? सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। ठीक है, सी कह रहा है खाली स्लेट के रूप में बच्चों को देखोगे आप, छोटे वयस्कों के रूप में देखोगे? नहीं भाई,
बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कह रहा है किस प्रसिद्ध प्रोफेसर ने प्रतिपादित किया कि बच्चे सामाजिक संबंधों के कारण आत्म केंद्रित स्थिति समाज की ओर बढ़ते हैं। देखिए, जो समाज के बारे में बात करेगा, आपने सीडीपी में पढ़ा होगा, सीटेट के सीडीपी में पढ़ा होगा ना, सीटेट में पढ़ा होगा, सीडीपी और यूपी टेट। मेरे कहने का मतलब ये था कि आपने सीटेट में पढ़ा होगा, यूपी टेट में पढ़ा होगा, आपने वाइगोत्स्की को पढ़ा होगा। तो जो वाइगोत्स्की हैं आपके, ये किसके बारे में बात करते हैं? ये समाज के बारे में बात करते हैं ना, कि बच्चा ये, क्योंकि ये वंशानुक्रम को ज़्यादा महत्व नहीं देते, हेरिडिटी को ज़्यादा महत्व नहीं देते। ये कहते हैं कि बच्चों को समाज और संस्कृति जो होती है उसी के माध्यम से बच्चा सीखता पड़ता है। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। फर्स्ट कह रहा है जॉन डीवी, जीन पियाजे, हॉवर्ड गार्डनर। सेकेंड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कह रहा है पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध है अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है। आपने पियाजे की अवस्थाएं पढ़ी होंगी ना, पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी हुई हैं? 4 दी हुई हैं। तो ये आपको बताना है कि पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है। देखिए, इसमें आंसर बच्चे बहुत जल्दी बता सकते हैं, इसमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अमूर्त थिंकिंग कब आती है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आएगी ना। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ये आपकी चौथी स्टेज है। इसमें बच्चा जो चीज़ें उसके सामने नहीं होगी उसके बारे में भी सोच सकता है, और मूर्त में क्या होता है, जो चीज़ें उसके सामने होगी उसी के बारे में सोच पाएगा बस। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कह रहा है रोहित ने अजय की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था। कोलबर्ग के किस स्तर को बताता है? कोलबर्ग ने कितना स्तर बताया हुआ था? 3 स्तर बताए हुए थे। और अवस्था कितनी बताई हुई थी? 3 लेवल बताया हुआ था। स्टेज कितनी बताई हुई थी? 6 बताई हुई थी। तो इसी में आपको स्तर बताना है। स्तर कितनी है? 3 है। तो ये आपको किस स्तर में ये बताया जाता है कि सजा मिलेगी। हिंज की कहानी पढ़ी होगी आपने कोहलबर्ग में। तो जब सजा मिलेगी इसलिए जो है वो डेस्क पेंसिल जो है वो वापस रख दिया उसने। तो सजा के लिए कौन सा लेवल है? लेवल कौन सा है? स्तर कौन सा है? पूर्व परंपरागत स्तर है ना, पहला ही लेवल है ये। सेकंड नहीं है, थर्ड भी नहीं है। ये तो प्याजे के बारे में। देखिए, चौथा जो है ये प्याजे के बारे में बताया गया। ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा देखिए 30, कह रहा जब कभी 2 या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन आंशिक रूप से सत्य है, कदाचित सत्य है, सत्य है। देखिए, 2 ऑप्शन में सत्य है, 2 में नहीं होगा, 1 में ही रहेगा। 1 में असत्य लिखा होगा, छूट गया होगा टाइपिंग करने में, असत्य रहेगा। ठीक है, आंशिक रूप से सत्य है, कदाचित सत्य है, असत्य है। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बात तो बिल्कुल ठीक है। तो बी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा, सत्य है। ठीक है, तो ये आपका सीडीपी का 30 क्वेश्चन था जो आपका स्टेट में 30 नंबर पूछा जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। अगर वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। कमेंट में हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपके नंबर कितने आए 30 में से। ठीक है, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है SB3011। यहाँ आपको टीचिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी होती है तो आपको सबसे पहले बताई जाती है। कोई भी वैकेंसी आनी होती है, एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन होता है तो आपको यहाँ टेलीग्राम पे बताया जाता है। ठीक है, तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। कैसी लगी हमें ये क्लास आपको कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलेंगे हम दूसरी क्लास में। जब तक आप पढ़ाई में मन लगा के पढ़ें क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत जल्द होगा। ठीक है।